क्या आपने कभी सोचा है कि बेहतरीन डॉक्टर्स और माहिरीन कभी भी एक्जिमा के लिए मिसाली ग़िज़ा के बारे में बात क्यों नहीं करते? ये वीडियो आपको एक सर्जन और आंतों के माइक्रोबायोम के माहिर के नुक्ता नज़र से एक्जिमा को पुरसुकून करने के लिए बेहतरीन ग़िज़ाई तरीक़ों के बारे में सब कुछ बताएगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ अहम निकात शेयर करूंगा जो मैंने गुज़िश्ता 10 सालों में मरीजों को एक्जिमा कंट्रोल करने में मदद देते हुए सीखे हैं। अगर आप ज़िद्दी एक्जिमा से लड़ रहे हैं और वाकई मुअस्सिर हल चाहते हैं तो ये टिप्स आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। वीडियो के साथ रहिए, आप ये हरगिज़ मिस नहीं करना चाहेंगे। सलाम, मैं डॉक्टर चादो दसरी हूँ, एक सर्जन जो आंतों के माइक्रोबायोम में अदम तवाज़ुन से पैदा होने वाली सोजिश को ख़त्म करने पर तवज्जो मरकूज़ करता हूँ। गुज़िश्ता 12 सालों में मैंने माइंड गत्तामोनत तरीक़ाकार को बेहतर बनाया है, जिसकी मदद से हज़ारों मरीज़ बग़ैर दवा के खुदकार मुदाफ़ियती बीमारियों और हाज़मे के मसाइल पर काबू पा चुके हैं। मुझे मालूम है कि ये सुनकर आपको हैरत हो सकती है, लेकिन जब आप खुदकार मुदाफ़ियती सोजिश को आंतों की सेहत के ज़ाविये से देखते हैं तो यह वाज़ेह हो जाता है कि अक्सर उसकी जड़ आंतों के माइक्रोबायोम की ख़राबी में होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम ये कैसे करते हैं और हकीकी कामयाबी की कहानियां सुनना चाहते हैं तो नीचे दी गई तफसील में लिंक पर क्लिक करें या काम पर जाकर डिस्कवरी कॉल शेड्यूल करें। मैं आपको शुरुआत के लिए कुछ अमली मशवरे दूंगा और आप हमारे मरीजों की कामयाबी की कहानियां देखकर वो बसीरत हासिल कर सकते हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं। आइए इसमें गहराई से जाते हैं। यहाँ एक 2022 की तहकीक है जो मुदाफ़ियती निज़ाम से जड़ी जल्दी बीमारियों में ग़िज़ाइयत के किरदार का तज्ज़िया करती है। यहाँ एक और 2024 की तहकीक है जो बच्चों में एक्जिमा के इलाज के लिए ग़िज़ाई और खुराकी मुदाखलतों के असरात का जायज़ा लेती है, और एक 2023 की तहकीक है जो आंतों के माइक्रोबायोम और एक्जिमा के दरमियान ताल्लुक़ को दरियाफ्त करती है। तो इस वीडियो में हम एक्जिमा को कंट्रोल करने के लिए मिसाली ग़िज़ा का जायज़ा लेंगे, चाहे आप बार बार होने वाले भड़काव से निमट रहे हों या अपनी जिल्द को पुरसुकून और साफ़ रखने की कोशिश कर रहे हों। सही ग़िज़ाएँ तलाश करना मुश्किल हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर आप सख्त अद्वियात से बचना चाहते हैं। सालों के दौरान मैंने बहुत से लोगों की मदद की है कि वो अपने एक्जिमा की अलामात को कुदरती तौर पर कम करें और सोजिश को बगैर किसी क्रीम या स्टीरोज़ के कम करें, लेकिन उनके तरीक़ाकार को मुख्तलिफ किया बनाता है। बहुत से डर्मेटोलॉजिस्ट आपको ये कह सकते हैं कि एक्जिमा एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ आपको जीना ही पड़ेगा, और वो आर्जी हल पेश करते हैं जो असल वजह को हल नहीं करते। अब फिर वो आपको कोई बहुत ताकतवर दवा दे देते हैं जिसके बहुत से मुज़िर असरात होते हैं। अपने ज़ाती तजर्बे और तहकीक की बुनियाद पर मैं आपको बता सकता हूँ कि इस किस्म के मशवरों में से बहुत सा हिस्सा असल मसले को नहीं पकड़ पाता। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्जिमा के लिए बेहतरीन ग़िज़ाई हिकमत अमलियाँ, आम गलतियाँ जिनसे बचना चाहिए और देर पा जल्दी सेहत हासिल करने के तरीक़े शेयर करूँगा। अच्छा, सबसे पहला अहम नुक्ता है फाटोन्यूट्रिएंट्स की अहमियत। बहुत सी तहकीक ये ज़ाहिर करती है कि फाटोन्यूट्रिएंट्स एक्जिमा को कंट्रोल करने और उसके इलाज में कितने अहम हैं। यहाँ एक 2021 की तहकीक है जो आंतों के माइक्रोबायोम, प्रोबायोटिक्स और उनके एक्जिमा के इलाज में बाहमी ताल्लुकात पर रोशनी डालती है। ये 2023 की तहकीक पॉलीफिनॉल्स के बतौर न्यूट्रास्यूटिकल्स एक्जिमा जैसे जल्दी अमराज के इलाज में इस्तेमाल का तज्ज़िया करती है। और ये 2020 की एक तहकीक है जो क्वर्सिटन और उसके बायोएक्टिव असरात जैसे सोजिश, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और एक्जिमा में ज़ख्म भरने पर गुफ्तगू करती है। बेशुमार तहकीकात ये ज़ाहिर करती हैं कि फाटोन्यूट्रिएंट्स जिल्द की सेहत और सोजिश पर, ख़ास तौर पर एक्जिमा जैसे अमराज में कितना असर डालते हैं। मैं घंटों इस साइंसी मौजू में गहराई में जा सकता हूँ, लेकिन आइए आपको मुख्तसर खुलासा देता हूँ कि ये सब क्यों अहम है। फाटोन्यूट्रिएंट्स ताकतवर पौधों के मुरक्कबात हैं जो फलों, सब्जियों और जड़ी बूटियों में पाए जाते हैं, और ये सोजिश को कम करने में गहरा असर रखते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स और दीगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स शामिल हैं जो जिल्द की सेहत में अहम किरदार अदा करते हैं। एक्जिमा के मामले में उन फाटोन्यूट्रिएंट्स की मिकदार को बेहतर बनाना आपकी जिल्द की जलन और सोजिश को कम करने में बहुत बड़ा फ़र्क डाल सकता है। फाटोन्यूट्रिएंट्स को कई अहम अक़साम में तकसीम किया जाता है। इनमें टर्पेंस, फिनॉल्स, क्लोरोफिल और प्रीबायोटिक्स वगैरह शामिल हैं। इनमें से हर ग्रुप आपके जिस्म की सोजिश से लड़ने और सेहतमंद जल्द बरकरार रखने की सलाहियत को सपोर्ट करता है। बदकिस्मती से एक्जिमा के शिकार बहुत से लोगों में इन ज़रूरी मुरक्कबात की कमी होती है जो जल्द आंत और मुदाफ़ियती निज़ाम के ताल्लुक़ को मुतासिर कर सकती है। मकसद यह है कि आप अपनी रोज़मर्रा खुराक से फाटोन्यूट्रिएंट्स की मिकदार को ज़्यादा से ज़्यादा और मुतनव्वे बनाएं, और ऐसा करके आप अपने जिस्म को वो औज़ार फराहम करते हैं जिनकी इसे एक्जिमा की बुनियादी वजूहात से लड़ने के लिए ज़रूरत है। फाटोन्यूट्रिएंट्स से कम ग़िज़ा आपको दायमी सोजिश और ज़्यादा शदीद एक्जिमा के हमलों के लिए कमज़ोर बना देती है, लेकिन इसके बरक्स उन मुरक्कबात से भरपूर ग़िज़ा आपको कुदरती तौर पर सोजिश कम करने में मदद दे सकती है। मैं पुरज़ोर सिफारिश करता हूँ कि हर खाने में फाटोन्यूट्रिएंट्स को शामिल करें, और हर खाने को इस मौके के तौर पर देखें कि आप अपनी आंतों के ज़रिए अपनी जिल्द को ग़िज़ाइयत फ़राहम कर रहे हैं और अपने मुदाफ़ियती निज़ाम को मजबूत बना रहे हैं। ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो एक्जिमा से परेशान हैं, क्योंकि सही खुराक आपके आंतों के माइक्रोबायोम को मुतवाज़िन करने में मदद दे सकती है, जो बराह रास्त आपकी जिल्द की सेहत से जुड़ा हुआ है।
असल बात यह है कि फाटोन्यूट्रिएंट्स आपके जिस्म के सोजिश के रद्द अमल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं, जिससे आपको एक्जिमा को ज़्यादा मुअस्सर तरीके से संभालने का बेहतर मौका मिलता है। अगर आपकी खुराक में ये मुरक्कबात शामिल नहीं हैं, तो हैरत की बात नहीं कि एक्जिमा की अलामात बरकरार रहती है। आंतों के माइक्रोबायोम का तवाज़ुन बरकरार रखना जिल्द की सोजिश से लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, और फाटोन्यूट्रिएंट्स इस तवाज़ुन को हासिल करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। दूसरा नुक्ता आपकी ग़िज़ाई ज़रूरियात और मिक्रोन्यूट्रिएंट्स की गिनती से मुताल्लिक है। गुज़िश्ता चंद सालों में वक्फे से रोज़ा रखने, इंटरमिटेंट फास्टिंग ने सोजिश को कम करने के एक तरीके के तौर पर शोहरत हासिल की है। लेकिन मैं आपको ये बताने आया हूँ कि ये इतना मुअस्सिर नहीं जितना इसे समझा जाता है, ख़ास तौर पर जब बात जल्दी बीमारियों जैसे एक्जिमा की हो। लंबे अरसे तक रोज़ा रखना न सिर्फ गैर मुअस्सिर है, बल्कि नुकसानदेह भी हो सकता है। हकीकत यह है कि 2024 की एक हालिया तहकीक से पता चलता है कि वक्फे से रोज़ा रखने से दिल की बीमारी से मौत का खतरा हैरान कुन तौर पर 91% बढ़ जाता है। लोग हक किताया खाना न खाकर अपनी सेहत को खतरे में डाल रहे हैं। फिर भी बहुत से लोग, यहाँ तक कि वो भी जो एक्जिमा का शिकार हैं, अब भी ये समझते हैं कि रोज़ा रखना ही सही हल है। यकीनन कलील मुद्दत में खाना छोड़ना आपको बेहतर महसूस करा सकता है, क्योंकि आप अपनी आंतों में मौजूद सोजिश पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खुराक नहीं दे रहे होते। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते और महीने गुजरते हैं, मसाइल सामने आना शुरू हो जाते हैं। आपको पट्ठों की कमी और वजन में कमी, थायराइड की खराबी, तनाव के हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल की ज्यादती, नींद में खलल, ग़िज़ाई कमी जो शिफायाबी को सुस्त और सोजिश को बदतर बना देती है, हाजमे के मसाइल जैसे मतली और पेट फूलना जो भूख को कम कर देते हैं, और शदीद व मुसलसल थकन का सामना हो सकता है। जब ये मसाइल पैदा हो जाते हैं तो खाना खाना और भी मुश्किल हो जाता है। आपको खाने के बाद बहुत ज़्यादा पेट फूला हुआ, गैस, सस्ती और तवानाई की कमी महसूस हो सकती है, और ये अलामात आपको आइंदा मुनासिब मिक़दार में खाना खाने से रोक सकती है, जिससे एक ऐसा शैतानी चक्कर बनता है जिसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पर अगर आपका वज़न कम हो। वज़न का कम होना यानी अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18 इससे कम है, तो यह ख़ास तौर पर मसला बन सकता है। आप आसानी से अपना BMI हमारी वेबसाइट पर मौजूद इस BMI कैलकुलेटर के ज़रिए निकाल सकते हैं। बस अपना कद और वज़न दर्ज करें। अगर आपका BMI 18 से कम है और आपको एक्जिमा है, तो आप वाकई संजीदा खतरे में हैं। और मैंने ऐसे मरीजों का इलाज किया है जिनका BMI सिर्फ 13 तक था, जो कि बहुत शदीद है। जब आपका BMI कम हो और आपको एक्जिमा भी हो, तो इसका मतलब है कि आपका जिस्म एक कैटबुलुक हालत में है, यानी प्रोटीन को बनाने के बजाय तोड़ रहा है, जिससे आपकी जिल्द की सेहत याबी की सलाहियत मुतासिर होती है। अपने गट माइक्रोबायोम को दुरुस्त करने और एक्जिमा के अचानक भड़कने को कंट्रोल करने का हल ये नहीं कि आप खाना छोड़ दें, बल्कि सबसे पहले सोजिश को दूर करें और फिर मुतवाज़िन और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक बरकरार रखें। बहुत से लोग अपनी हालत के लिए सही खुराक तलाश करने की कोशिश छोड़ देते हैं और बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं, जिससे सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाती है। एक्जिमा के लिए मिसाली मिक्रोन्यूट्रिएंट तवाज़ुन मालूम करने की बात हो तो आपको चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर आपका मकसद सोजिश को कम करना है, तो मैं तजवीज़ करता हूं कि अपनी रोज़ाना की कैलोरीज़ का तकरीबन 50% चिकनाई से, 25% कार्बोहाइड्रेट से और 25% प्रोटीन से हासिल करें। अगरचे इस बात की हिमायत के लिए कोई ख़ास तहकीक मौजूद नहीं, लेकिन यह तनासुब मेरे बेशुमार मरीजों के साथ काम करने के तजर्बे पर मबनी है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स और चिकनाई को कम करना और प्रोटीन को बढ़ाना मददगार साबित हो सकता है। दूसरी तरफ अगर आपको वज़न बढ़ाने की ज़रूरत है तो अपनी मजमूई कैलोरीज में इजाफा करना और कार्बोहाइड्रेट्स और चिकनाई के दरमियान बेहतर तवाज़ुन तलाश करना बहुत अहम है। इन मिक्रोन्यूट्रिएंट्स को ट्रैक करना कुछ मेहनत तलब हो सकता है, लेकिन यह वाकई फ़ायदेमंद है। अपनी ग़िज़ाइयत को दुरुस्त करके आप तवील मुद्दत में अपनी जिल्द की सेहत और मजमूई फलाह व बहबूद में नुमाया बेहतरी ला सकते हैं। आप जो मिक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं, उनका तवाज़ुन आपकी आंतों के माइक्रोबायोम पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है, जो अक्स्मा को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। आपकी आंतों में मौजूद बैक्टीरिया और फंगस शुक्र, नशास्ता और फाइबर पर परवान चढ़ते हैं, जो सब के सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और यहाँ आकर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। सादा शुक्र जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज नुकसानदेह बैक्टीरिया और फंगस की अफजाइश को बढ़ा देते हैं, जिससे आक्समा की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। प्रोसेस शुदा नशास्ता जैसे कि सफ़ेद आटे में पाया जाता है भी यही असर डालता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप पेचीदा रेजिस्टेंट नशास्ता इस्तेमाल करें तो आप फ़ायदेमंद बैक्टीरिया की अफजाइश को फ़रोग़ देते हैं। और अगर आप अपनी खुराक में फ़ाइबर बढ़ा दें तो आप अच्छे बैक्टीरिया को ख़ास तौर पर परवान चढ़ने का मौका देते हैं। अब मैं जानता हूं कि ये सब कुछ पेचीदा लग रहा है और आप शायद सोच रहे होंगे क्यों ना कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए। तो यही वो जगह है जहां कार्निवर डाइट आती है। ये डाइट बुनियादी तौर पर सिर्फ गोश्त पर मुश्तमिल होती है, इसमें बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता और इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स शामिल किए जाते हैं। इसमें आपके पास जानवरों का गोश्त होता है, जिसमें सुर्ख गोश्त, सफ़ेद गोश्त, आज़ा का गोश्त और साथ ही मछली और सी फूड भी शामिल हैं। ये डाइट कार्बोहाइड्रेट्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देती है, जिसमें फाइबर, लैक्टोज, नशास्ता और शुक्र शामिल हैं, और ये आक्समा के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन केटो कम कार्ब डाइट्स के बरक्स, जिनमें अब भी कुछ मसला पैदा करने वाले कार्बोज शामिल हो सकते हैं, एक सख्त कार्निवर तरीका उन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देता है।
अगर आप कार्निवोर डाइट को सख्ती से अपनाते हैं तो आप तमाम डेयरी और फाइबर को खारिज कर देते हैं, जिससे आपकी आंतों में ऐसा माहौल बनता है जहां नुकसानदेह बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि उनके पास खाने के लिए ना शुगर, ना कार्ब्स और ना ही फाइबर होता है। ये तरीका खास तौर पर इस वक्त मुफीद हो सकता है जब बीमारी की शिद्दत उरूज पर हो और सोजिश ज्यादा हो। लेकिन यहाँ एक बात है, अगरचे कार्निवोर डाइट कलील मुद्दत में आराम देने के लिए मुअस्सिर हो सकती है, यह हर किसी के लिए तवील मुद्दत तक काबिल अमल हल नहीं है। असल पीलियो डाइट जिससे कार्निवोर डाइट ने जन्म लिया, दरअसल ज्यादातर पौधों पर मबनी थी और कभी कभार गोश्त शामिल होता था, जो कि आक्समा के लिए फाइटोन्यूट्रिएंट डाइट के ज्यादा करीब है, जिसकी मैं हिमायत करता हूँ। तो अगरचे कार्निवोर डाइट अपनाना आक्समा की सोजिश को फ्लेयर के दौरान कम करने में मदद दे सकता है, लेकिन यह तवील मुद्दत के लिए माइक्रोबायोम की सेहत के लिए बेहतरीन हिकमत अमली नहीं हो सकती। और इस मौजू पर मेरा एक मुकम्मल वीडियो भी है, तो अगर आपको दिलचस्पी हो तो ज़रूर देखें। याद रखें, ऐसी और भी कई डाइट्स मौजूद हैं जो कुछ खास कार्ब्स को ख़त्म करने पर तवज्जो देती हैं, लेकिन असल बात यह है कि आपके लिए जो तवाज़ुन बेहतर हो वही तलाश करें। एक्जिमा को कंट्रोल करने के लिए कुछ लोग जिस तरीके को अपनाते हैं वह है स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट डाइट। SCD का मकसद सोजिश को कम करना है, इस तरह के वो कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को निकाल देती है जो हजम होने में मुश्किल होते हैं और आंतों में खमीर बनाते हैं, जिससे बैक्टीरिया की ज़्यादती और हिस्टामे की पैदावार होती है। इस डाइट में जिन खानों की इजाज़त है उनमें गोश्त, पनीर और यहाँ तक कि डेयरी भी शामिल है। आप कुछ खास किस्म की सब्जियां और फल भी खा सकते हैं। आप गिरिया और बीज तेल और कुछ मखसूस तेल और चिकनाइयाँ भी ले सकते हैं। ताहम जिन चीज़ों से परहेज़ करना है उनमें अनाज, नशास्तादार सब्जियां, शुक्र और मीठे शामिल हैं। आपको प्रोसेस्ड फूड्स और कुछ खास दालों से भी परहेज़ करना होगा। तो यहाँ एक उसूल कार्बोहाइड्रेट की पाबंदी है और SCD में पेचीदा कार्ब्स जैसे डाइसिक्राइड्स और पॉलीसिक्राइड्स को निकाल दिया जाता है, जो आंतों के अदम तवाज़ुन और बीमारी के भड़कने का बाइस बन सकते हैं। मैंने दरअसल एक मुकम्मल वीडियो तैयार की है जिसमें मैंने SCD का मवाजना इस फाइटोन्यूट्रिएंट से भरपूर ग़िज़ाई तरीक़ाकार से किया है, जिसकी मैं आक्समा के इलाज के लिए सिफारिश करता हूँ। मेरे तजर्बे के मुताबिक आक्समा के लिए आंतों के माइक्रोबायोम के मसाइल को हदफी प्रोबायोटिक्स के जरिए हल करना कहीं ज़्यादा मुअस्सिर है, और फिर उन्हें मुख्तलिफ किस्म के फाइटोन्यूट्रिएंट से सपोर्ट करना चाहिए। SCD डाइट में वो दुरुस्तगी नहीं है जो दरकार है और अक्सर उसके नताइज गैर मुस्तकिल होते हैं। अब आइए कम हिस्टामे वाली डाइट पर बात करते हैं। ये डाइट उन लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती है जिन्हें हिस्टामे अदम बर्दाश्त की वजह से आक्समा होता है, यानी जब जिस्म हिस्टामे को तोड़ने में मुश्किल महसूस करता है, जिससे खारिश, छपाकी और जिल्द की सोजिश जैसी अलामात पैदा होती है। इसमें आपको कुछ मखसूस ग़िज़ाएं खाने की इजाज़त होती है, जैसे ताज़ा प्रोटीन्स और कम हिस्टामे पैदा करने वाली सब्जियाँ। आपको कुछ खास फल और अनाज भी खाने की इजाज़त होती है। अहम 3 किस्म की ग़िज़ाएं ऐसी हैं जिन्हें इसमें शामिल नहीं किया जाता। एक किस्म वो ग़िज़ाएं हैं जिनमें हिस्टामे की मिकदार ज़्यादा होती है, जैसे पुराना पनीर, प्रोसेस्ड गोश्त, खमीर शुदा ग़िज़ाएं और अल्कोहल। दूसरी किस्म वो ग़िज़ाएं हैं जो हिस्टामे के इफ़राज का बाइस बनती हैं, जैसे टमाटर, पालक, बैंगन और एवोकाडो। और तीसरी किस्म वो ग़िज़ाएं हैं जिनमें अमाइंस पाई जाती है और उन्हें भी निकालना ज़रूरी है, जैसे केला, चॉकलेट और गिरिया, जो हिस्टामे के टूटने के अमल में मुकाबला करती है। एक्जिमा के मरीजों के लिए ये डाइट उन ग़िज़ाओं से परहेज़ पर मरकूज़ है जो अतो हिस्टामे पर मुश्तमिल होती है या जिस्म में हिस्टामे के इखराज को मुतहर्रिक करती है। हिस्टामे अक्सर एक्जिमा के भड़कने में मरकज़ी किरदार अदा करता है, इसलिए इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कंट्रोल करना बहुत अहम हो सकता है। एक और अहम डाइट जिस पर गौर करना चाहिए वो है कम हैवी मेटल्स वाली डाइट। हैवी मेटल्स जैसे पारा, सीसा, आर्सेनिक और निकल जिस्म में जमा हो सकते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सोजिश को बढ़ाकर एक्जिमा की अलामात को मज़ीद ख़राब कर सकते हैं। बदकिस्मती से आजकल बहुत सी ग़िज़ाओं में हैवी मेटल्स पाए जाते हैं, इसलिए अगर आप अपनी डाइट में शामिल करने के लिए ग़िज़ाओं पर गौर कर रहे हैं तो पत्तों वाली सब्जियां, कुछ खास किस्म के फल, बीज और शायद कुछ लहसुन भी शामिल करें ताकि हैवी मेटल्स को डेटॉक्सिफाई किया जा सके। चुकंदर भी जिगर की सेहतमंद कारकर्दगी और डेटॉक्सिफिकेशन के लिए अच्छा है, लेकिन बदकिस्मती से ज़्यादातर जड़ वाली सब्जियां हैवी मेटल्स में ज़्यादा होती हैं। जिन ग़िज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए इनमें ज़्यादा मरकरी वाली अशिया, गैर नामियाती सब्जियां और फल, प्रोसेस्ड फूड्स, वो जड़ वाली सब्जियां जिनका मैंने पहले जिक्र किया, और एल्युमिनियम पर मुश्तमिल मसनूआत शामिल हैं। ये डाइट जिस्म के कुदरती डेटॉक्सिफिकेशन के रास्तों को सपोर्ट करने पर मरकूज़ है ताकि हैवी मेटल्स के आम ज़राए से होने वाली नुमाइश को कम किया जा सके। एक्जिमा के मरीज़, ख़ास तौर पर डिशाइड्रोटिक एक्जिमा के वो मरीज़ जो माहौलियाती जहरीले मादों के लिए हसास हैं, इस प्रोटोकॉल पर अमल करके आराम महसूस कर सकते हैं। एक और डाइट जो अक्सर आंतों से मुताल्लिक बीमारियों जैसे एक्जिमा के इलाज के लिए सामने आती है वो है लो फूड मैप डाइट। ये डाइट खास तौर पर कुछ मखसूस खमीर पजीर कार्बोहाइड्रेट्स को महदूद करने के लिए बनाई गई है जो आंतों में तकलीफ और सोजिश का बाइस बन सकते हैं, और मैं आपके लिए इसे आसान अल्फाज में बयान करता हूँ। ज़्यादातर प्रोटीन्स की इजाज़त है, लेकिन जब बात सब्जियों और फलों की आती है तो आपको उन्हें इस बुनियाद पर तकसीम करना होता है कि वो लो फूड मैप हैं या हाई फूड मैप।
लो फूड मैप सब्जियां इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे गाजर, पालक, ज़कीनी, शिमला मिर्च, और लो फूड मैप फल जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, माल्टे और कीवी। जहां तक अनाज का ताल्लुक है तो बगैर ग्लूटेन वाली कोई भी चीज़ शायद ठीक रहेगी, और बगैर लैक्टोज वाली डेयरी मुतबादिल भी इजाज़त शुदा है। अब जिन खानों से परहेज करना है वो सब हाई फूड मैप वाले खाने हैं, जैसे सेब, नाशपाती, आम, चेरी। इसके अलावा सब्जियां जैसे लहसुन, प्याज, गोभी और मशरूम, दालें और फलियां और डेयरी मसनूआत भी शामिल हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस ग़िज़ा की सिफारिशात में कुछ तज़ाद है जब इसका मवाजना उन तमाम पिछली ग़िज़ाओं से किया जाए जिन पर मैंने बात की थी। आपको गंदम, जौ और राई से भी परहेज करना चाहिए, और मीठे जैसे शहद और हाई फ्रक्टोज कारण सिरप और मसनूई मिठास जैसे सोर्बिटोल और मैनिटूल से भी बचना चाहिए। तो यहाँ मंतक ये है कि छोटे जंजीर वाले कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर अल्कोहल है जो छोटी आंत में सही तरह जज्ब नहीं होते, जिसके नतीजे में खमीर बनना और आंतों के मसाइल पैदा होते हैं। और ये खमीर पजीर ओलिगोसिक्राइड्स ऐसी ग़िज़ाओं में पाए जाते हैं जैसे गंदम, प्याज और लहसुन, और आपको डाइसिक्राइड्स मिल सकते हैं जैसे लैक्टोज पर मुश्तमिल अशिया। आपको मोनोसिक्राइड्स मिल सकते हैं जैसे फ्रक्टोज से भरपूर अशिया जैसे सेब और शहद, और आपको पोलिओलिस मिलते हैं जो शुगर अल्कोहल हैं और चीज़ों जैसे चेरी और आलू बुखारा में पाए जाते हैं। एक्जिमा के लिए इस डाइट के खात्मे के मरहले में तमाम हाई फूड मैप ग़िज़ाओं को 4 से 6 हफ्तों के लिए ख़त्म कर दिया जाता है, ताकि देखा जा सके कि अलामात में कोई बेहतरी आती है या नहीं। और फिर एक दोबारा तारुफ का मरहला आता है जिसमें ये ग़िज़ाएँ आहिस्ता आहिस्ता दोबारा शामिल की जाती हैं, ताकि मखसूस मुहर्रिकात और बर्दाश्त की सतह का पता चल सके। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी डॉट्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर को महदूद करती हैं, लेकिन इनमें से कौन सी वाकई आंतों के माइक्रोबायोम में सोजिश के लिए मुअस्सिर है? इनमें से ज़्यादातर डॉट्स का मसला यह है कि ये बरारास्त असल वजह को हल नहीं करती, जो कि आंतों के माइक्रोबायोम की खराबी है। असल में आपके पास एक बैक्टीरिया होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोसेस करता है, जिसके नतीजे में इसकी तादाद बढ़ जाती है और नुकसानदेह ज़िम्मी मसनूआत बनती है। ये बढ़ोतरी ऐसी हालतों में आम है जैसे और कैंडिडा, जिसके नतीजे में हिस्टामिन की सतह बढ़ जाती है, सोजिश पैदा करने वाले साइटोकाइनेस बनते हैं और अलामात जाहिर होती हैं जैसे थकन, पेट फूलना, दिमागी धुंध और सुस्ती, जिनका मैंने अपनी दूसरी वीडियो में जिक्र किया है। तो आपके पास एक खराब आंतों का माइक्रोबायोम है जो कार्ब्स, शुगर और फाइबर को हजम कर रहा है, जिसके नतीजे में सोजिश पैदा हो रही है। अब तक जिन डॉट्स पर मैंने बात की है वो कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर और चिकनाई के हिस्से को तो एड्रेस करती हैं, लेकिन वो असल मसले की जड़ यानी आंतों के माइक्रोबायोम की सेहत को नहीं चढ़ा। और तवील मुद्दत में यही चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है। बुनियादी तौर पर ये डॉट्स आर्जी हल हैं जो असल मसले को सिर्फ कुछ वक्त के लिए टाल देती हैं। तीसरा नुक्ता जो मैं बयान करना चाहता हूं वो ये है कि एक मिसाली एक्जिमा डाइट को माइक्रोबायोम के मुताबिक होना चाहिए। सिर्फ कार्बो से परहेज करना असल मसले यानी आंतों के माइक्रोबायोम की खराबी को हल नहीं करता। इसका मुअस्सिर तरीके से इंतजाम करने का वाहिद तरीका यह है कि हदफी फाटोन्यूट्रिएंट्स और खुसूसी प्रोबायोटिक फार्मेशन इस्तेमाल की जाएं। एक बेहतरीन फाटो डाइट तैयार करने के लिए हिकमत अमली के साथ सोचना और आंतों के काम करने के तरीके को गहराई से समझना ज़रूरी है। इसीलिए जब माइंडगत इम्यूनिटी अप्रोच को अपनाया जाता है तो हम सबसे पहले गट माइक्रोबायोम को दुरुस्त प्रोबायोटिक्स के साथ दोबारा मुतवाजिन करते हैं। ये वो आम प्रोबायोटिक्स नहीं हैं जो आप बाजार से खरीदते हैं। ये क्लिनिकी तौर पर साबित शुदा है और ख़ास तौर पर आंतों से मुताल्लिक मसाइल के लिए तैयार किए गए हैं। आपको ज़्यादा CFU काउंट्स, मुख्तलिफ अक़साम, यहाँ तक कि रेफ्रिजरेशन की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 4 मखसूस अक़साम की ज़रूरत है जो आंतों में एक हिफाजती बायोफिल्म बनाती हैं और नुकसानदेह बैक्टीरिया को काबू में रखने में मदद देती है। उन सेहतमंद कॉलोनीज़ को बरकरार रखने के लिए फाटोन्यूट्रिएंट्स बहुत अहम हैं और ये ज़्यादातर पौधों पर मबनी ग़िज़ाओं में पाए जाते हैं। सोजिश पैदा करने वाली ग़िज़ाएँ और पेचीदा प्रोटीन थ्योरी। कुछ प्रोटीन्स भी मुदाफ़ती रद्द-ए-अमल को मुतहर्रिक कर सकते हैं जिससे सोजिश पैदा होती है। मिसाल के तौर पर कुछ पेचीदा प्रोटीन्स भड़क उठने का सबब बन सकते हैं, इसलिए उनके इस्तेमाल में एहतियात बरतना दानिशमंदी है, लेकिन इसमें हद से बढ़ जाना आसान है। मिसाल के तौर पर वैगन मुकम्मल तौर पर पौधों पर मबनी ग़िज़ा को ले ले। अगरचे ये फ़ायदेमंद हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा सख्त भी हो सकती है। वैगन डाइट एक पौधों पर मबनी निज़ाम ग़िज़ा है जिसमें तमाम हैवानी मसनूआत जैसे गोश्त, दूध, पनीर और शहद शामिल नहीं किए जाते। ये ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की पौधों पर मबनी ग़िज़ाओं पर तवज्जो देती है, और यहाँ इसकी एक तफसीली खुलासा पेश है। सबसे बड़ी खामी जो मैं देखता हूँ वो ये है कि बहुत से लोग काफ़ी प्रोटीन नहीं लेते, जिससे प्रोटेक्लोर की कमी हो जाती है, और ये एक संजीदा मसला है जब आप सोजिश को ठीक करने की कोशिश कर रहे हों, ख़ास तौर पर आंतों में। आपके जिस्म को अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है और प्रोटीन आपकी रोज़ाना की खुराक का तकरीबन 25% होना चाहिए। एक और खामी यह है कि लोग अक्सर वैगन पौधों पर मबनी ग़िज़ाओं पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, जो अक्सर गैर सेहत बख्श प्रोसेस्ड अज्जा से भरपूर होती है, जैसे नकली गोश्त, नकली पनीर, नकली दूध और नुकसानदेह केमिकल्स वाले एडिटिव्स। ये तरीक़ाकार मेरे क्लाइंट्स को वो नताइज नहीं देता जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है। एक ज़्यादा मुतवाज़िन और पायदार तरीक़ाकार मेडिटेरेनियन डाइट में अपनाया जा सकता है।
मेडिटेरेनियन डाइट बुहेरा रोम के अर्द गिर्द के ममालिक की रिवायती ग़िज़ाई आदात पर मबनी है। ये मुकम्मल गैर प्रोसेस्ड ग़िज़ाओं पर जोर देती है, पौधों पर मबनी अज्जा, सेहतमंद चिकनाइयाँ और दुबला प्रोटीन तरजीह देती है। और यहाँ इसकी एक मुख्तसर वजाहत है। मेडिटेरेनियन डाइट की एक कमी यह है कि ये आपको फाइटोन्यूट्रिएंट्स की मिकदार को ट्रैक करने का काबिल एतमाद तरीका फराहम नहीं करती, जो आक्समा के लिए अहम है। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि आपकी रोज़ाना कैलोरीज का 50% ओमेगा फीड से आए, जो आंतों के माइक्रोबायोम की सेहत बरकरार रखने के लिए निहायत अहम है। अगरचे मेडिटेरेनियन डाइट में बहुत सी फ़ायदेमंद ग़िज़ाएँ शामिल हैं, लेकिन ग़िज़ाई अज्जा की निगरानी में अदम तसलसल ऐसे अदम तवाज़ुन का बाइस बन सकता है जो तरक्की में रुकावट बनते हैं। अपने क्लाइंट्स के लिए हम फाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर ग़िज़ा पर तवज्जो देने के लिए ज़्यादा दुरुस्त तरीका अपनाते हैं। हम हर रोज़ कार्बोहाइड्रेट्स, चिकनाई, प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को निहायत बारीकी से ट्रैक करते हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ग़िज़ा आंतों के माइक्रोबायोम को बेहतर बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर मुआविन हो। इस दर्जे की हदफबंदी खुदकार मुदाफ़ती सोजिश को मुअस्सिर तरीके से कंट्रोल करने और आक्समा से तवील मुद्दती सेहत याबी को फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी है। अब चौथा तसव्वुर यह है कि आप अपनी इनफरादी ग़िज़ाई हिस्सीतों को समझें और उनका रिकॉर्ड रखें। जब बात आक्समा के इंतज़ाम की हो तो सही रज़ा में आपके ज़ाती ग़िज़ाई मुहर्रिकात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। मेरे पास एक मुकम्मल वीडियो है जो आक्समा के लिए ग़िज़ाई हसासियत के टेस्ट पर मबनी है, जिसमें बताया गया है कि कौन से टेस्ट सबसे मुअस्सिर हैं और नताइज को कैसे समझा जाए। किसी भी ग़िज़ा के लिए यह बहुत अहम है कि वो ज़ाती ग़िज़ाई नापसंदीदगी, हसासियत और एलर्जी को मद्देनज़र रखे। इन मुहर्रिकात को ट्रैक करने का सबसे आसान और मुअस्सिर तरीका यह है कि आप एक फूड डायरी रखें। और मैं जानता हूं कि यह काम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन हमारे तमाम क्लाइंट्स के लिए यह लाजमी है और इसमें कोई रियायत नहीं। एक बात याद रखने की है कि जब आपको फ्लेयर अप हो रहा हो तो तकरीबन हर खाना मसला लग सकता है। ताहम जैसे जैसे आप सेहतयाब होते हैं, आप वो ग़िज़ाएँ बर्दाश्त करने के काबिल हो सकते हैं जो पहले आपके लिए मसला थीं। इसीलिए यह ज़रूरी है कि आप अपने ग़िज़ाई हिस्सीतों की बाकायदगी से निगरानी और अपडेट करते रहें, क्योंकि जैसे जैसे आपकी हालत बेहतर होती है यह हिसासत भी बदल सकती है। तो जो ग़िज़ाई हसासियत और एलर्जी के टेस्ट दस्तयाब हैं, उनमें सबसे पहला है स्किन प्रुक टेस्ट, जो कि रिवायती एलर्जी टेस्ट है। दूसरा टेस्ट आपका सीरम आईजी टेस्ट है। आपके पास सीरम IgG4 टेस्ट भी है, जो एलर्जी के बजाय हसासियत को चेक करता है, जैसे कि IG टेस्ट एलर्जी के लिए होता है। और सबसे नया टेस्ट मेडिएटर रिलीज टेस्ट है, जो हसासियत को चेक करता है। मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स के लिए इन नताइज का जायज़ा लेता हूं और उन्हें यह समझाने में रहनुमाई करता हूं कि उन नताइज का उनकी खुराक और मजमूई सेहत पर क्या असर पड़ता है। अगर आप आक्समा के लिए फूड सेंसिटिविटी टेस्ट की तशरीह में गहराई से दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे पास इस मौजू पर एक तफसीली वीडियो भी मौजूद है। इस वीडियो में मैं मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट, उनके फ़ायदे और नुकसानात और टेस्ट करवाने के बेहतरीन औकात पर बात करता हूँ। मिसाल के तौर पर आम तौर पर फ्लेयर अप के दौरान टेस्ट करवाना मुनासिब नहीं होता, क्योंकि इस वक्त गलत मुस्बत नताइज आने का इम्कान ज़्यादा होता है। जब आपकी हालत ज़्यादा मुस्तहकम हो तो टेस्ट करवाना इस बात की ज़्यादा वाज़ेह तस्वीर फराहम करता है कि आक्समा में असल हसासियत किस चीज़ की वजह से हो रही है। और आखिरी डाइट जिसका मैं जल्दी से जिक्र करूँगा वो ऑटो इम्यून प्रोटोकॉल है। बहुत सी मुख्तलिफ ग़िज़ाएँ हैं जिनके बारे में वो आपको बताते हैं कि परहेज़ करें और उन्हें रोटेट करें, लेकिन यह हसास ग़िज़ाओं से परहेज़ फाइटोन्यूट्रिएंट की तनव्वुर बढ़ाने के हवाले से ज़्यादा मखसूस नहीं है। ये आंतों के माइक्रोबायोम को दोबारा मुतवाज़िन करने के लिए भी ज़्यादा मुअस्सिर नहीं है। अच्छा, यहाँ आक्समा की मिसाली डाइट के 4 उसूलों का खुलासा पेश है। नंबर 1, ऐसी डाइट जो फाइटोन्यूट्रिएंट से भरपूर हो। हमें आक्समा के लिए फाइटो डाइट पसंद है। नंबर 2, ग़िज़ाई ज़रूरियात, और यहाँ हम कार्बोहाइड्रेट्स, फीड्स और प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। ये मिक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। नंबर 3, डाइट को माइक्रोबायोम की खराबी से मुताल्लिक मसाइल को हल करना चाहिए, इसलिए ये माइक्रोबायोम के लिहाज से मखसूस होनी चाहिए। और नंबर 4, आपको हर फर्द की खुराकी हिस्सीतों का भी ख्याल रखना चाहिए। माइंडगत इम्यूनिटी क्लिनिक में हम उन उसूलों की बुनियाद पर हर फर्द के लिए मखसूस मंसूबे तैयार करने में खासा वक्त सिर्फ करते हैं। हम कोचिंग भी फराहम करते हैं ताकि जवाबदेही और अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। यही वजह है कि हम सिर्फ अद्वियात पर तवज्जो देने वाले तरीकों के मुकाबले में आक्समा के लिए मुसलसल बेहतरीन नताइज हासिल करते हैं। हम लोगों को घर बैठे अपनी डाइट को संभालना सिखाते हैं, जिसमें मील प्लान्स, फूड गाइड्स, तरकीबें और ग्रोसरी लिस्टें फराहम की जाती हैं। हम ये भी यकीनी बनाते हैं कि आप सही किस्म के प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल कर रहे हों। ये सपोर्ट इस बात को यकीनी बनाती है कि हमारे क्लाइंट्स कभी भी उलझन का शिकार ना हो और अपनी हालत को कहीं से भी मुअस्सिर तरीके से संभाल सके। अगर आप आक्समा से परेशान हैं और आपने कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ देखी हैं जो आपकी अलामात को बेहतर बनाती हैं या कुछ ऐसी जो उन्हें बिगाड़ती हैं, तो नीचे कमेंट करें। मैं आपके तजर्बात सुनने का ख्वाहिशमंद हूँ। अच्छा, ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। ज़रूर मेरे दूसरे वीडियोज़ देखें जिनमें मुख्तलिफ डाइट्स का मवाजना फाइटो डाइट से किया गया है, और देखें कि वो किस तरह इसके मुकाबले में है।
अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें और मज़ीद ऐसे ही मवाद के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये डॉक्टर चानो दसरी है, माइंडगत इम्यूनिटी क्लिनिक से। देखने का शुक्रिया और अगली बार फिर मुलाकात होगी।